अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? ओके। सो लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। लास्ट लेक्चर में हमने एथिकल लीगल इश्यूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। एथिकल लीगल इश्यूज जो कि ये यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 1 का पार्ट ई है, ठीक है। यूनिट 1 का पार्ट ई है। सबसे पहले हमने एथिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एथिक्स जो है ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है। हमें ये बताता है कि भाई ये करना है आपने किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, हमें बताता है ये करना है ये नहीं करना। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास क्रिटिकल केयर एरिया में पेशेंट्स आते हैं या हमारे जब हम क्रिटिकल केयर एरिया में एंटर होते हैं, हम उसमें काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है काम के दौरान, ठीक है। हमें मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनको हम फेस करते हैं जो कि एथिकली लीगली जो है वो हमें बाउंड करती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के ऊपर जब हम काम करते हैं उससे जो है वो इजाज़तनामा लेना, इन्फॉर्म कंसेंट लेना, ठीक है। तो आपने जो है वो कभी कभार हमारे पास टाइम की कमी की वजह से या सीरियसनेस की वजह से हम काम डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं जो कि एथिकली रॉन्ग है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो उनसे जो है वो आपने कंसेंट लेना है, ठीक है। कंसेंट के अलावा जो है वो आप विथहोल्डिंग और विथड्रॉलिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है, ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन क्रिटिकल केयर है। ये सारी चीज़ें जो है ये एथिकल लीगल इश्यूज जो है ये हमारे पास यही इश्यूज जो है वो आ सकती है। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।
ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर बायोएथिक्स से, बायोएथिक्स क्या है कि जो हम वो एथिक्स जो कि लाइफ के साथ, या वो चीज़ें, वो रूल्स रेगुलेशन जो कि लाइफ के साथ जो है वो रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ हो गया, चाहे वो हेल्थ केयर डिलीवरी में हो गया, पेशेंट्स के साथ रिलेटेड है, बायोमेडिकल साइंसेज के साथ रिलेटेड है, तो वो क्या है, वो बायोएथिक्स है। ठीक है, बायोएथिक्स के कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, कि हमने हर हाल में पेशेंट को जो है वो बेनिफिट देना है, ठीक है, हार्म नहीं देना, ठीक है, उसकी चॉइस का या उसकी ऑटोनॉमी का हमने ख्याल रखना है, फेयर रहना है हमने, ठीक है, हमने सच बोलना है, इसके अलावा जो अपनी प्रोमिस जो है वो फुलफिल करनी है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को जो है वो हम कंट्रोल रखेंगे या हम अपने पास जो है वो रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये बायोएथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने बताया था आपको कि ANA अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज विद इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि हर हाल में आप लोगों ने क्या करना है, हर हाल में आप लोगों ने जो है वो रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, आपका पहला जो फोकस है वो पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। आपने पेशेंट के लिए जो है वो एडवोकेट करना है, आप जो है वो जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। और आपने सेम ड्यूटी जो है वो खुद को भी देनी है जो आप दूसरों को दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि दूसरों को ड्यूटी दे के आपने खुद बैठना है। आपने जो है वो एक हेल्थी हेल्थ केयर इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव और इस्टेब्लिश करना है। इसके अलावा आपने एडवांसमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करना है, बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ आपने काम करना है ताकि हेल्थ नीड जो है वो मीट हो, और अपनी प्रोफेशन को जो है वो आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो एथिक्स कमेटी एंड कंसल्टेशन सर्विस, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे मुख्तलिफ हेल्थ केयर सेटअप्स में जो है वो एक एथिक्स कमेटी या एथिकल लीगल कमेटी होती है या कंसल्टेशन सेंटर होते हैं, जिसमें हर एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव शामिल होती है। वो लोग आके काम करते हैं, नर्सिंग वाले भी होते हैं, मेडिसिन वाली भी, सोशल वर्कर भी, स्पिरिचुअल भी, सारे लोग उसमें आके जो है वो हमारे साथ काम करते हैं और चीज़ों को जो है वो देखते हैं। फिर एक एथिकल डिसीजन मेकर है, ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल है। उसके में हमने ये देखा था कि आपने सबसे पहले रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो गैदर करने हैं, स्टेक होल्डर ढूंढना है, फिर उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, अल्टरनेटिव ढूंढनी है उसमें से, और फिर एक अच्छा सा अल्टरनेटिव जो है उसके ऊपर अप्लाई करके उसे जस्टिफाई करना है, इवेलुएट और रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। ओके, अब नर्स इन्वॉल्वमेंट इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, या एथिकल डिसीजन, कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो, इसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, एज अ नर्स आप क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकती है उसमें। सबसे पहले क्या, एडवोकेसी, ओपन कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट विशेस एंड एथिकल कंसर्न। आप जो है वो पेशेंट के लिए क्या हो, आप एज ए एडवोकेट पेशेंट के लिए काम कर रहे हो, तो पेशेंट की जितनी भी नीड्स है, पेशेंट की जितनी भी विशेस है, पेशेंट की जितनी भी चीज़ है, उसके बारे में आपने ओपनली कम्युनिकेट करना है कंसर्न लोगों के साथ, ठीक है। आपने ओपनली कम्युनिकेट करना है कंसर्न लोगों के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उनकी जितनी भी एथिकल कंसर्न्स है, चाहे वो हेल्थ केयर के बारे में, चाहे वो किसी प्रोसीजर के बारे में, चाहे वो रिसोर्सेज के बारे में, वो आपने ओपनली जो है वो मैनेजमेंट के साथ या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनके साथ आपने कम्युनिकेट करनी है। इसके अलावा जो है वो ट्रू कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम मेंबर। आपने जितने भी आपके लोग या आपके हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है, ठीक है, आपके डॉक्टर्स है, आपके जो है वो स्टाफ है, आपका जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब वाले, लेबॉर्ट्री लैब वाले, फार्मेसी वाले हैं, ठीक है, सबके साथ आपने ट्रूली कोलैबोरेट करना है ताकि पेशेंट के आउटकम जो है वो बेटर हो, ताकि पेशेंट की हेल्थ केयर नीड्स जो है वो मीट हो, ठीक है। ओके, डिलेमास कैन रिजल्ट इन मोरल डिस्ट्रेस। अब डिलेमास तो हर जगह पे आती है, डिलेमास आती है, डिलेमास को आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, क्योंकि अगर डिलेमास जो है वो ऐसे रहेंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे, तो वो एक बंदे को मोरल डिस्ट्रेस के अंदर डालेगा। व्हाट इज डिलेमा, डिलेमा क्या है?
ठीक है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, ठीक है, दोनों ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन डिलेमा असल में क्या है, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल दोनों ठीक लग, एक कुछ है वो चूज करना है। डिलेमा ये है कि चूज किसको करना है, ये डिलेमा है, ठीक है। एक चूज करना पड़ता है, तो डिलेमा यहाँ पे ये है कि चूज किसे करना है, ठीक है, यही डिलेमा है। फॉर्मल मैकेनिज्म्स, बायोएथिक्स कमेटी, एथिक्स कंसल्टेशन, ठीक है। फॉर्मल मैकेनिज्म इसका क्या है? फॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि आपकी हॉस्पिटल में, आपके सेटअप में जो है वो बायोएथिकल कमेटीज होती है, एथिकल कंसल्टेशन कमेटीज होती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है। पेशेंट है किस चीज़ में? पेशेंट है अनकॉन्शियस। क्या हो रहा है? आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है। अब दो साइडों पे उसकी फैमिली है, फॉर एग्जांपल उसकी वाइफ भी उसके साथ है, ठीक है, जो कि एक अलग है, ठीक है, और नेक्स्ट इस उस साइड पे जो उसके पेरेंट्स है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, ये लोग कुछ और कह रही हैं, ये लोग कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने किसकी माननी है? अब ये जो काम है, यहाँ पे जो काम है, ठीक है, हम दोनों की, अब हमने इनसे इनकार कर सकते हैं, नहीं इनसे कर सकते हैं अभी, लेकिन ये बाकी जो काम है ये किसका? ये एथिकल कमेटी का है। एथिकल कमेटी ने क्या करना है? एथिकल कमेटी ने दोनों पार्टीज को बुलाना है, दोनों को बिठाना है, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी बिठाना है, जो उसके ऊपर प्रोसीजर कर रहा है उसे भी बिठाना है, ठीक है। सबके साथ उन्होंने एक मुशावरत करनी है कि भाई ये हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये ट्रीटमेंट या ये हमारे पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, इसमें से हमने किसे चूज करना है। तो वो फिर इन लोगों के साथ जो चूज करना है, इनके साथ जो डिसाइड करना है, वो किसका काम है? वो बायोएथिक्स कमेटी या एथिकल कंसल्टेशन का, बायोएथिक्स कमेटी का काम है, ठीक है। एथिकल कंसल्टेशन भी सेम यही है, ठीक है, क्योंकि एथिकल कंसल्टेशन में सिर्फ जो एक चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि लोग खुद आके उनसे जो है वो कंसल्ट कर लेते हैं कि मैं, मेरा ये प्रॉब्लम है या ये एथिकल डिलेमा है, इसके लिए अब मैं क्या करूँ, या मुझे जो है वो आप कंसल्ट कर ले, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मल मैकेनिज्म है इसको रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल केयर नर्सेज, एक क्रिटिकल केयर नर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? इंस्टीट्यूशन एथिकल कमेटी मेंबरशिप है, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूशन में एक एथिकल कमेटी है, उसकी आप मेंबरशिप ले सकते हैं, उनके साथ जो है वो आप काम कर सकते हैं, एथिक्स फोरम्स वगैरह में जा सकते हैं, एथिकल राउंड्स वगैरह पे आप जा सकते हैं, पीयर रिव्यू करा सकते हैं। पीयर रिव्यू, ये कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास जो है वो एक पैनल बैठा होता है, उस पैनल के सामने जो है वो आप एक चीज़ डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी पेशेंट के लिए एडवोकेट कर रहे हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम पेशेंट का आया, वही प्रॉब्लम आप मैनेजमेंट के पास ले गए, वो मैनेजमेंट ने आपको जो है वो एक पैनल दिया, ठीक है, 4-5 लोगों का, वो पैनल बैठ के आपकी बात सुन लेता है, फिर उसके ऊपर वो लोग मशावरत करके, वो डिस्कस करके वो एक एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये पीयर रिव्यू है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी मेंबरशिप, ठीक है, आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी जा सकते हो, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हॉस्पिटल के अंदर हम जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे क्या इंटरडिसिप्लिनरी काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो काम करते हैं इस तरह, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, अच्छा, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है ये मोस्टली रिसर्च के लिए होती है। ये जितने भी हम रिसर्चेस करते हैं ना, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर जब रिसर्च करें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप शालामार में रिसर्च कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को लेके आप जो है वो रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो अपना एक प्लान बताना होता है, मतलब उनको आपने एक प्लान बनाना हो, आपने जो स्टडी आपने करनी है उसका एक कंप्लीट प्लान बना के आपने सबसे पहले उनके साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि आपकी स्टडी में जो है वो कोई एथिकल या कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर वो आपको क्या करते हैं, वो आपको इजाज़त दे देते हैं और आप वो रिसर्च कंडक्ट करते हो। और जब आप वो रिसर्च कंडक्ट करते हो, जब आप वो रिसर्च जो है वो पब्लिश कराना चाहते हो, तो वो जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कमेटी का एक इजाज़तनामा, एक सर्टिफिकेट होता है, वो आप स्टार्ट में लगा लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, और फिर भी आपने कर लिया, तो आपके ऊपर जो है वैलिएशन लगती है, ठीक है, और वो स्टडी जो है वो आप अप्रूव नहीं करा सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। विथ होल्डिंग एंड विदड्राइंग, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, विथ होल्डिंग और विदड्राइंग क्या है? क्या है विथ होल्डिंग और विदड्राइंग?
ठीक है, विथहोल्ड होता है स्टार्ट ही नहीं करना, और विथड्रॉ होता है कंटिन्यूड को स्टॉप करना। विथहोल्डिंग में मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते, विथहोल्डिंग में कौन कौन सी विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग ट्रीटमेंट है? बेस्ट एग्जांपल विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग के लिए क्या है? तो ये एक एग्जांपल, withholding with aggressive treatment like very good ventilation very good, और ventilation is itself a type of aggressive treatment, और इसके अलावा वेंटिलेशन की विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा और वेंटिलेशन की विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग ज़्यादा प्रॉब्लम इन दिनों में आई थी, वैसे इनकी एलोकेशन का और इनके विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग का ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इन कोविड के दिनों में आया था। वेंटिलेशन के अलावा और क्या विथहोल्डिंग विथड्रॉइंग में आ सकता है? ये जितनी भी आइनोट्रोप्स वगैरह हम देते हैं, जितनी भी हम सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, ये नॉर्पिन वगैरह, ये नॉरपाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग में आती है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्टिंग मेडिसिन में क्या है, मॉर्फिन तो हेयर एक पेन किलर है, मॉर्फिन तो एक पेन किलर है, ठीक है। मॉर्फिन नहीं, नॉरपाइन नाम सुना होगा, ये इस नाम से भी आती है, इपिनॉर, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम देते हैं। नॉरपाइन वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सपोर्टिव मेडिसिन है ना। तो जितनी भी सपोर्टिव मेडिसिन है हमारी, या हमारी आइनोट्रॉप्स जितनी भी है, वो सारे मेडिसिन जो कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होती है, ये सारी मेडिसिन जो है वो विथहोल्डिंग विथड्रॉइंग में आती है, ठीक है। अब विथहोल्डिंग विथड्रॉइंग में दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट खुद कहता है कि भाई मुझे जो है वो ये मेडिसिन ना दो, या मुझे जो है जो आप मेडिसिन दे रहे हो इससे मुझे तकलीफ हो रही है, ये जो है वो आप बंद कर लो, ठीक है, ख़त्म कर लो। एक तो वो प्रॉब्लम है। एक तो जो पेशेंट खुद कह रहा है, ठीक है, अपनी बेस्ट इंटरेस्ट में वो खुद कह रहा है कि भाई मैंने नहीं करना, या तो पेशेंट खुद कह रहा है, या पेशेंट की ऐसी कंडीशन है वो खुद बता नहीं सकता, तो पेशेंट का सरोगेट बताता है, जो पेशेंट की जगह पे डिसीजन ले रहा है वो बता रहा है कि भाई अब आप जो है वो मेडिसिन या जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो ये बंद कर दो, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास आता है वो ये है कि कभी कभार मोरल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो नर्स ने अगर रिफ्यूज़ कर लिया, अगर स्टाफ ने रिफ्यूज़ कर लिया कि भाई मैं और ये नहीं कर सकता, मैं और इसे ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, या जो है, अच्छा अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और ट्रीटमेंट का आपको पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, क्या है वो? आप ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन ट्रीटमेंट का कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक टर्म यूज होता है।
वेरी गुड। इट्स कॉल्ड मेडिकल फ्यूटिलिटी। ठीक है, मेडिकल फ्यूटिलिटी क्या है? मेडिकल फ्यूटिलिटी ये आप ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन आपको पता चल रहा है, आपको साफ नजर आ रहा है कि पेशेंट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, पेशेंट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो क्या? वो मेडिकल फ्यूटिलिटी है। आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जो है वो मेडिसिन दे रहे हो, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और आपको पता है कि भाई पेशेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप उसे जो है वो विथहोल्ड कर सकते हो या विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये पेशेंट, अब इसमें तीन चीज़ें मैंने बताई कि एक तो पेशेंट का डिसीजन होता है, दूसरा सरोगेट का डिसीजन होता है और तीसरा जो है वो नर्स ने खुद जो है वो मना किया या रिफ्यूज़ किया। ठीक है, लिमिट टू ट्रीटमेंट इन मेडिकल फ्यूटिलिटी ये आ गया, लिमिट टू ट्रीटमेंट मेडिकल फ्यूटिलिटी भी आ गया। ठीक है, एलोकेशन डिसीजन की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, या आप फॉर एग्जांपल मेडिकल फ्यूटिलिटी है, आपको पता चल रहा है कि आप मेडिकल फ्यूटिलिटी को हम एथिकल डिलेमास में क्यों काउंट करते हैं? इसलिए काउंट करते हैं कि मेडिकल फ्यूटिलिटी में आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। ठीक है, आप जो है वो बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते। आप फॉर एग्जांपल 99.99% आप श्योर हो कि भाई मेडिसिन जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये जो 0.1 बचता है, अगर 0.1 में उसने रिस्पॉन्ड कर लिया, ठीक है, जी जी मुझे पता है, बाद में मैंने भी बाद में ही देखा। ठीक है, आ, तो अगर 0.1% में बाद में जो है वो पेशेंट ने रिस्पॉन्ड कर लिया, तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि भाई चीज़ जो है वो एथिकल डिलेमा में आ गया। ठीक है, अब एक हम फिर भी इंसान है हम ना, गलती तो हमसे हो सकती है, खुदा तो नहीं है हम, अल्लाह तो नहीं है। ठीक है, हमें तो नहीं पता, नौज़ुबिल्लाह, सॉरी, तो हमें तो नहीं पता ना कि क्या होने जा रहा है, वो तो सब अल्लाह को पता है, वो गैब का इल्म तो उनके पास है। ठीक है, हम तो सिर्फ एक अपना जो हमारा एक लिमिटेड नॉलेज है उसको हम यूज़ करके ये बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये मेडिसिन जो है वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर, या ये पेशेंट जो है इस मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो हम 100% श्योर हो के नहीं बता सकते, श्योर हो के नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 99% भी श्योर है, तो 1% एक फिर भी एक मार्जिन रहता है, उसके पास एक 1% है कि वो बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये एथिकल डिलेमास के अंदर आती है। एलोकेशन डिसीजन, जितनी भी एलोकेशन ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, एलोकेशन फॉर बेड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये एथिकल डिलेमा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आईसीयू में एक ही बेड जो है वो वैकेंट है, इमरजेंसी से या किसी और डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि भाई हम पेशेंट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब कॉल आती है आपको दो पेशेंट्स के लिए, आपके पास बेड है, कि आपने किस तरह डिसाइड करना है कि मैंने किस को जो है वो किस पेशेंट को मैंने लेना है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने किस पेशेंट को यहाँ पे लेना है, किसको वो बेड एलोकेट करना है। ठीक है, यार एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन लेके आते हो, आपके पास दो सेम पेशेंट है, दोनों जो है वो उस ऑर्गन के लिए आए और दोनों के साथ वो ऑर्गन जो है वो मैच कर रहा है, तो आपने वो ऑर्गन जो है वो किसे एलोकेट करना है? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, 5 लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड नर्स, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूएचएस के हिसाब से ये पेपर में आता है, और ये मोस्टली 5 पेपर्स आप लोग देख लो, उनमें से 2-3 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया होगा, उनमें से 2-3 पेपर्स में से ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड नर्स, एक रजिस्टर्ड नर्स की 5 लीगल कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? द रजिस्टर्ड नर्स इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक रजिस्टर्ड नर्स जो है वो लीगली 5 कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्मिंग ओनली दोज फंक्शन फॉर विच ही और शी हैज बीन प्रिपेयर बाय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने सिर्फ और सिर्फ वो काम करने जिसका आपको नॉलेज हो और जिसका आपका एक्सपीरियंस हो, जिस काम को करने के लिए आपका एक्सपीरियंस हो, जिस काम को करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, एजुकेशन के जरिए आप एक्सपीरियंस के जरिए प्रिपेयर्ड हो, वही काम करने हैं। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मिंग दोज फंक्शंस कॉम्पिटेंटली, वो सारे काम, वो सारे फंक्शंस जो है वो आपने क्या करना है, वो आपने कॉम्पिटेंटली करने हैं। Third है delegating responsibility only to personnel whose competence has been evaluated and found acceptable. अब आप खुद तो काम कर रहे हो,
ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई खुद वो काम करना है जिसका एक्सपीरियंस हो और जिसके लिए आपके पास एजुकेशन हो। दूसरा ये कि वही काम जो है वो कॉम्पिटेंटली करने हैं। अब आप किसी को काम जो है वो डिलीगेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को काम जो है वो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उस बंदी को देनी है, उस बंदी को देनी है जिसका काम आपने इवेलुएट किया, वो जो एक्सेप्टेबल है, जो आपको पता है कि इस बंदी के पास इस काम को करने के लिए नॉलेज भी है और इस काम को करने के लिए एक्सपीरियंस भी है, वो कॉम्पिटेंट है। अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट है एक काम के लिए तो आपने वही काम उसे देने। अभी हर एक बंदा जो है वो एक बंदा हर काम में तो कॉम्पिटेंट नहीं होता, ठीक है। तो जो बंदा जिस काम में कॉम्पिटेंट है, जिस काम की उसके पास नॉलेज है, जिस काम की उसके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, आपने वही काम जो है वो या वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिलीगेट करनी है। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स इज इंडिकेटेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। आपने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेनी है, ठीक है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके उसकी हिसाब से उसके साथ रिलेटेड अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं। बीइंग फेमिलियर विद द एम्प्लॉइंग एजेंसी पॉलिसी, और जो आपकी एम्प्लॉइंग एजेंसी है ना, उनकी पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, उनकी पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ठीक है। पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स? पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क? प्रोटोकॉल इंटरनेशनल होते हैं, पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की अपनी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, और कोई? ठीक है, प्रोटोकॉल स्पेशल होते हैं, पॉलिसीज रूल्स, ठीक है। पॉलिसीज और रूल्स एंड प्रोटोकॉल जो हम खास पेशेंट को देते हैं, हमारे जानने वाला भी हो सकता है या कोई परीक्षा, ठीक है, वैसे एक ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। पॉलिसीज जो है ये क्या है? पॉलिसीज इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। पॉलिसीज जो है वो क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? वो पॉलिसीज है। उन पॉलिसीज को जब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, प्रोटोकॉल जो है वो असल में क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। पॉलिसीज जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ठीक है, और प्रोटोकॉल जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपने इस स्पेसिफिक प्रोसीजर को इस इन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो कैरी आउट करना है, ठीक है। वो क्या है?
अच्छा, आवाज कम आ रही है। देखो, पॉलिसीज जो है वो क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। वो वर्बल भी हो सकते हैं, वो रिटर्न भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स है वो रिटर्न में होंगे आपके पास। वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होंगे। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को रिसॉल्व करने के लिए जो सेट प्रिंसिपल्स है आपके पास, जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास मौजूद है, वो आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद है कि आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ये प्रोसीजर जो है ये कैरी आउट करना है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद है कि आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके करना है, वो क्या है, वो प्रोटोकॉल्स है। पॉलिसी जो है वो वर्बल में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स वर्बल में नहीं हो सकते, वो आपके पास रिटन में होंगे। ये प्रोटोकॉल्स है, यही स्टेप्स है। ठीक है, क्लियर है आप? ठीक है, तो जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रजिस्टर्ड वो ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयज की पॉलिसीज वगैरह से जो है वो खुद को फेमिलियर रखना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ठीक है, चले। कॉमन लीगल इश्यूज एंड क्रिटिकल केयर। अब क्रिटिकल केयर के अंदर कौन कौन से लीगल इश्यूज आ सकते हैं? सबसे पहले क्या है, नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इन अ मेल प्रैक्टिस सूट द plaintiff has to show that some type of injury or harm occurred is a result of the nurse action or inaction. Malpractice law require that there will be relationship between the conduct of the nurse and the injury to the patient. सबसे पहली बात होती है नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस क्या है, आपने अपनी ड्यूटी जो है वो ब्रीच की है। ठीक है, जब भी कोई मेल प्रैक्टिस सूट होता है कि कोई की जो है वो किसी के ऊपर केस करता है, जो प्लेंटिफ आता है, जो एक क्या कहते हैं उससे, जो आपके पास एक लेटर आता है उससे, अदालत से, कि भाई आपको जो है वो मदऊ किया गया है, आप सूटेड हो। ठीक है, आप सूट हो, किसी ने आपके ऊपर केस किया है किसी इंजरी की वजह से। अब वो इंजरी क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको, अगर आपके पास केस होता है ना, नेग्लिजेंस में एक चीज़ मस्ट होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है कि जो इंजरी है, इंजरी का और आपकी एक्शन का एक लिंक होना चाहिए। इंजरी का और आपकी एक्शन का एक लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, मेल प्रैक्टिस सूट द प्लेंटिफ हैज टू शो दैट सम टाइप ऑफ इंजरी और हार्म अगर इज अ रिजल्ट ऑफ नर्स एक्शन और इनएक्शन। पेशेंट को इंजरी है, ठीक है, पेशेंट को हार्म पहुंचा है, वो इंजरी वो हार्म किस वजह से, आपके किसी एक्शन या ना एक्शन करने की वजह से। आपने एक्शन लिया है, ठीक है, उसकी वजह से आपने नुकसान पहुंचा है, या उसे आपकी ज़रूरत थी, आपने वो काम नहीं किया तो उस वजह से उसे नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से जो है वो उस बंदे के जो नुकसान पहुंचा है, उसने क्या किया, उसने अदालत में आपके खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, कि ये बंदा जो है वो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा, ये नेग्लिजेंस कर रहा है, या अपनी ड्यूटी जो है वो ब्रीच कर रहा है। अब मेल प्रैक्टिस जितनी भी लॉज है ना, इसमें एक कॉजल रिलेशनशिप होना चाहिए कि भाई आपकी एक्शन की वजह से या इन एक्शन की वजह से ये इंजरी आई है, कि आपकी एक्शन की वजह से या इन एक्शन की वजह से ये इंजरी हुई है, ये हार्म हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपको सूट किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी क्या है, इन सम केसेस अ पर्सन और फैसिलिटी दैट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर अदर कंडक्ट।
फॉर द कंडक्ट ऑफ अनदर, दिस इज कॉल्ड विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी क्या है कि आपकी वजह से किसी और के ऊपर केस हो गया, आपकी किसी गलती की वजह से जो है वो किसी और को जवाब देना पड़ा, वो क्या है, वो विकेरियस लायबिलिटी है। लाइक रिस्पोंडेंट सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर ये कि सीनियर जो है वो अपनी जूनियर्स का जवाब देगा। लेट द मास्टर आंसर फॉर द sin of the servant is the major legal theory under which hospitals are held liable for the negligence of their employee। रिस्पोंडेंट सुपीरियर में क्या है कि आपका जो हॉस्पिटल है ना, जो अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन कोई कर रहा है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल के ऊपर कर रहा है। खुदा न खास्ता आप शालामार में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो पेशेंट को जो है वो नुकसान पहुंचा है। पेशेंट ने जो है वो क्या किया, आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, तो पेशेंट ने डायरेक्टली आपके ऊपर केस नहीं किया, उसने हॉस्पिटल के ऊपर केस किया कि ये हॉस्पिटल जो है इस चीज़ का जो है वो मुझे जवाब दे, क्योंकि ये जो बंदा है जिसने गलती की है वो हॉस्पिटल एम्प्लॉई है, तो फिर तो पूरा हॉस्पिटल ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आपका हॉस्पिटल जो है वो आपकी किसी नेग्लिजेंस के लिए लाइबल करार दिया जाता है, तो ये क्या है, ये रिस्पोंडेंट सुपीरियर लाइबिलिटी है। दूसरा है कारपोरेट लाइबिलिटी। अब कारपोरेट लाइबिलिटी भी सेम यही है कि हॉस्पिटल को लाइबल करार दिया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल की अपनी किसी एक्शन की वजह से, ना कि किसी एम्प्लॉय की एक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का कोई अनरीजनेबल कंडक्ट है, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ की कमी है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में स्टाफ की कमी है, या किसी क्रिटिकल एरिया में जो है वो स्टाफ की कमी है, और उस कमी की वजह से जो है वो कोई मिसकंडक्ट हुआ है, या उस कमी की वजह से जो है वो किसी को हार्म हुआ है, किसी को इंजरी हुई है, तो ये क्या है, ये कारपोरेट लाइबिलिटी। फर्स्ट में रिस्पोंडेंट सुपीरियर ने भी हॉस्पिटल को लाइबल करार दिया था उसकी एम्प्लॉइज की वजह से, एम्प्लॉइज की गलती की वजह से। कारपोरेट लाइबिलिटी में ये कि हॉस्पिटल को करार दिया है लाइबल, लेकिन उसके अनरीजनेबल कंडक्ट, उसका अपना कोई अनरीजनेबल कंडक्ट था, वो ये था कि भाई उसके पास स्टाफ नहीं है, शॉर्ट स्टाफिंग है, अंडर स्टाफ है, तो हॉस्पिटल को जो है वो अकाउंट में करार दिया जाता है। तो ये क्या है, ये कारपोरेट लाइबिलिटी है। थर्ड जो है वो नेग्लिजेंट सुपरविजन है। Negligent supervision is claimed when a supervisor failed to reasonably supervise people under his or her direction. For example, if a nurse is rotated to an unfamiliar unit and informed the charge nurse that she has never worked in the critical area. Most of the time इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जगह, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओटी में कभी काम नहीं किया, और मुझे जो है वो रोटेट करते हैं ओटी में, और मैं इन्फॉर्म भी कर देता हूँ सुपरवाइज़र को कि भाई मैंने ओटी में कभी काम नहीं किया, गलती हो सकती है, और फिर भी वो इस चीज़ को नहीं देखता, फिर भी वो इस चीज़ को नहीं देख रहा और गलती हो गई, तो इसकी वजह से जिम्मेदार कौन, इसका जिम्मेदार कौन होगा, मेरा जो सुपरवाइज़र है, मेरा जो जिसको मैंने इन्फॉर्म किया, क्योंकि भाई मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इस एरिया में मैंने कभी काम नहीं किया, और इन्फॉर्मेशन के बावजूद उसने मुझे उधर रोटेट कर लिया, उसने मुझे जो है वहाँ काम करने दिया, और मेरी उस गलती की वजह से पेशेंट को जो है वो कुछ हो गया, तो ये क्या है, ये नेग्लिजेंट सुपरविजन है, ठीक है। उसकी उसके बाद है कि रूल ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी ये कि जो आप काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी यूनिट में हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने अपने स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को यूज़ करके, अपनी ट्रेनिंग को यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक सही डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये क्या, ये पर्सनल लाइबिलिटी है। पर्सनल लाइबिलिटी है कि आप अपने कामों के लिए जो है वो खुद अकाउंटेबल है, ये क्या, ये पर्सनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट है लीगल रिस्क एरियाज। अच्छा, यहाँ तक ये लाइबिलिटी वगैरह में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।
ठीक है। ओके, लीगल रिस्क एरियाज है, ठीक है। असाल्ट और बैटरी, असाल्ट और बैटरी की क्या फ़र्क है? असाल्ट क्या है, बैटरी क्या है? कोई है कोई कॉन्सेप्ट असाल्ट और बैटरी का? व्हाट इज असाल्ट इन बैटरी? कि फर्स्ट ईयर से अभी तक आप लोग रोज, आप फर्स्ट ईयर से अभी तक आप हर एक सब्जेक्ट में एथिकल लीगल इश्यूज, एथिकल प्रिंसिपल, एथिक्स के बारे में पढ़ के आ रही हो। असॉल्ट क्या है, बैटरी क्या है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और असॉल्ट? अच्छी इंटेंसिव बैटरी अगर एन इंटरनेशनल होगा तो वो असॉल्ट होगा। ये प्रेजेंट बोलने के लिए आप लोग ऑनलाइन हो रही हो ना? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। ये प्रेजेंट बोलने वाला 2 घंटे का लेक्चर। ठीक है। एक टॉप इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हार्म इज असॉल्ट, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, अगर आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है? वो बैटरी है जो फिजिकली यूज करता है। असॉल्ट क्या? असॉल्ट एक्ट नॉट परफॉर्म बट डेवलप अ फियर रिलेटेड टू टच एंड गिव थ्रेट वर्बली एंड नॉन वर्बली। असॉल्ट में क्या है कि एक्ट जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इस एक्ट के लिए उस एक्ट को परफॉर्म करने का एक फियर देते हो। एक असॉल्ट में सिंपली हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट क्या है? धमकी। वो धमकी जो है वो वर्बली भी हो सकती है, वो फिजिकली भी हो सकती है, ठीक है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। बैटरी जो है वो क्या है? बैटरी इज द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर रिजल्टिंग इन हार्मफुल ऑफेंसिव और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। जो एक फिजिकल टच आता है, ठीक है, या जो एक एक्ट जहाँ पे परफॉर्म होता है, वो क्या है? वो परफॉर्म एक जो है वो बैटरी है, ठीक है। अगर एक परफॉर्म नहीं है, सिर्फ धमकी है, तो वो क्या है? वो असॉल्ट है, ठीक है।
ठीक है। असॉल्ट इन बैटरी, ठीक है। असॉल्ट क्या है, सिंपल है। असॉल्ट जो है वो एक्ट नहीं है, ठीक है। असॉल्ट में एक्ट परफॉर्म नहीं है, सिर्फ धमकी दी है आपने, ठीक है। और बैटरी में जो है वो एक्ट परफॉर्म हो गया, वो क्या है, वो बैटरी है। इसके अलावा जो है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या है, इंट्रूजन इनटू द इंडिविजुअल प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर। अगर आप एक इंडिविजुअल की जो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, ठीक है, उसमें आप इंट्रूजन करते हो, उसमें आप मुदाखलत करते हो, वो क्या है, वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, ठीक है। उसके बाद है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज द अनलॉफुल रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हर विल बाय समवन विदाउट लीगल अथॉरिटी। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में अब दो तरह की एक इम्प्रिजनमेंट है। एक तो इम्प्रिजनमेंट ये है कि आप जो है वो किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर जो है या आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है कि एक अनलॉफुल रिस्ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। एक अनलॉफुल किसी की चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है, आपके पास उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, और आप किसी को जो है वो रिस्ट्रेन कर रहे हो, वो क्या है, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। एक तो अनलॉफुल रिस्ट्रेन कर रही हो, और दूसरा ये है कि आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है उस चीज उस काम को करने के लिए, तो वो क्या है, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। दूसरा जो है वो अच्छा, इसके बाद जो क्या है, वो एक वर्ड यूज होता है डेफेमेशन। डेफेमेशन क्या है, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रिपुटेशन ऑफ समवन। आप किसी का रिप्यूट खराब कर रहे हो। डेफेमेशन क्या है, किसी का रिप्यूट खराब करना, किसी का गुड रिप्यूट है, ठीक है, वो आप खराब कर रहे हो, क्या वो डेफेमेशन है। अब डेफेमेशन दो तरह का होता है, एक स्लेंडर है, एक लाइबल है। स्लेंडर क्या है, डैमेजिंग रेपुटेशन वर्बली। आप किसी के बारे में बुरा भला कहते हो ताकि उसका रिप्यूट खराब हो जाए। आप किसी महफिल में बैठे हो, किसी ग्रुप में बैठे हो, और आप किसी के बारे में जो है वो इस तरह जो है वो अफवाहें फैला रहे हो ताकि वो जो बंदा जो है वो लोग उसके बारे में बुरा सोचने लग जाए, वो क्या है, वो स्लेंडर है। दूसरा है लाइबल। लाइबल क्या है, डैमेजिंग रेपुटेशन इन रिटन फॉर्म। किसी के खिलाफ आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, किसी के खिलाफ आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, ठीक है, और उस बंदे में वो काम नहीं है, वो बंदा जो है वो अच्छा है, सिर्फ आप उसका रिप्यूट ख़राब करने के लिए कोई कोशिश में जो है वो चीज़ें लिख रहे हो, वो क्या है, वो लाइबल डेफेमेशन है, ठीक है। तो डेफेमेशन दो तरह का है। डेफेमेशन का मतलब क्या है, किसी का गुड रिप्यूट खराब करना। दो तरह का, स्लेंडर और लाइबल। स्लेंडर क्या है कि वर्बली आप खराब कर रहे हो, और लाइबल क्या है कि रिटन फॉर्म में आप खराब कर रहे हो किसी का रिप्यूट, ठीक है। या तो क्लियर है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, विथ होल्डिंग और विथ ड्राइंग दोबारा बता दो, ठीक है, बताता हूँ। विथ होल्डिंग और विथ ड्राइंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, विथ, चाहे वो विथ होल्डिंग की हो रही है, ठीक है, विथ होल्डिंग की हो रही है या विथड्रॉ की हो रही है, वो क्या है, ट्रीटमेंट की बात हो रही है। अब ट्रीटमेंट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जो विथ होल्डिंग और विथड्रॉइंग चीज़ है उसमें कुछ भी आ सकता है। वो कोई आइनोट्रॉप्स हो सकती हैं, वो जो है वो कोई सपोर्ट मेडिसिन हो सकते हैं,
वो वेंटिलेटर हो सकता है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब दो वर्ड यूज होते हैं, विथहोल्ड और विथड्रॉल, ठीक है। विथहोल्ड और विथड्रॉल, आपके पास पेशेंट आया, उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर रहे, आप उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर रहे, ये क्या, ये विथहोल्ड है, आपने ट्रीटमेंट को होल्ड पे रखा है, आप नहीं चाहते कि मैं एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लूँ, ये क्या है, ये विथहोल्डिंग है। विड्रॉइंग क्या है, यहाँ से वो ट्रीटमेंट चलती आ रही थी, स्टार्ट से वो ट्रीटमेंट चलती आ रही थी, यहाँ पे जो है वो आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई इस ट्रीटमेंट को मैंने मज़ीद जो है वो नहीं चलाना, मैंने बंद कर देना है, तो ये क्या है, ये विथड्रॉ है, ये क्या है, ये विथड्रॉ है, ठीक है। अगर मैं एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, सिरे से मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो विथहोल्ड है। अगर ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, और बाद में मैं उस ट्रीटमेंट को बंद करना चाहूँ, तो वो क्या है, वो विथड्रॉल है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा तो विथहोल्ड है, अगर मैं स्टार्टेड जो स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट है उसको मैं बीच में स्टॉप कर रहा हूँ, तो वो क्या है, वो विथड्रॉ है, ठीक है। अब ये जो विथहोल्डिंग और विथड्रॉल का एक डिसीजन है, वो ये डिसीजन कौन लेगा? या तो पेशेंट खुद लेगा, ठीक है, या उसकी फैमिली ले रही है, फैमिली फ्रेंड्स या जो भी क्लोज होगा उसे, जिसको हम किस चीज़ में काउंट करते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं सरोगेट में, ठीक है। तो या तो पेशेंट डिसाइड करेगा कि मैंने एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो या विथहोल्ड करना है या विथड्रॉ करना है। अगर पेशेंट की अपनी कंडीशन ऐसी नहीं है तो वो उसकी जगह कोई सरोगेट जो है वो डिसाइड करेगा। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड कौन है, थर्ड पे नर्स या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो डिसाइड कर रहा है कि अब मैंने इसे एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो नहीं देना। तो वो क्या है, ये तीन लोग हैं जो कि डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो विथहोल्ड करना है या विथड्रॉ करना है। पेशेंट, सरोगेट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन?
स्ट्रेस।